नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसको आप एलिफेंट रिजर्व भी कहते हैं। तो देहिंग पटकाई को लेके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। मई के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा था इंटरनेट पर। तो इस पे एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट ये है कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाएगा। ये 105th नेशनल पार्क हमारा बन जाएगा। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था और इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। हम ना सिर्फ देहिंग पटकाई के बारे में पढ़ेंगे बल्कि हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो होते हैं वो कितने हैं और वो क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और इंडिया के अंदर अभी एट प्रेजेंट कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन सी बॉडीज जो है वो इन्वॉल्व है हमारे इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा। तो ये वीडियो बेसिकली आपका पेपर 1 कवर करेगा। पेपर 1 आपका पीपल एंड एनवायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट भी कवर करेगा क्योंकि इसके कुछ बेसिक पार्ट भी हम करने वाले हैं, और करंट अफेयर्स 2020 भी कवर करेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे, छोड़ेगा कोई भी नहीं, वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मैं फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अनअकैडमी और केबीईडीयू कुमार व्रत एजुकेशन पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप हमारे ऑनलाइन यूजीसी नेट ज्योग्राफी के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसको हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उसकी, एक बहुत जल्दी इसका बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कंप्लीट कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑलराइट, सो हमारे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, हम लोगों ने पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। तो आज सुबह मैंने एक रिडल पोस्ट की थी, वो रिडल मैं हर रोज़ आपको देता हूं और आप लोग उसका रिस्पांस देना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने भी रिस्पांस दिए उसको हम यहाँ पे फीचर करते हैं और वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब एस्पेक्ट से, करंट अफेयर्स, पेपर 1 पेपर 2 सारे एस्पेक्ट है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। ऑलराइट, आज सुबह हमने ये रिडल पोस्ट की थी और इस पिक्चर को देख के आपको बताना था। एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन ये था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द अमेजन ऑफ ईस्ट। इनमें से किसको अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? 4 ऑप्शन थे यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, नाम धापा नेशनल पार्क या देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, सब लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, विच इज वेरी गुड। इसी को ही अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जा सकता है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो इतना ज़्यादा डेंस है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंस है, इसीलिए इसको अमेजन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिए हैं। मनीषा ने सही दिया है, मोइन खान ने, स्वीटी शर्मा ने, अलका ने, मोहम्मद फैजल ने, बर्नाली बारो ने, तन्मय मेहता ने, स्वीटी शर्मा ने, ज्योति चक्रवर्ती ने, स्वीटी शर्मा ने 2 बार दिया है। इसके बाद यहाँ पर बेबीश्री मानता ने, जया मिश्रा ने, मिनी रस्तोगी ने, शुभोजीत ने, शबनम मेहता ने, निवा कुमारी, आलिया, मेघा, श्रेया, चांदनी सोनी, रोजी, पिंटू डे, याशिका गौंड और श्वेता ने, इन सब लोगों ने सही आंसर दिया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कम लोगों ने सही आंसर दिए हैं। ऑल्दो रिडल थोड़ा लेट आया था लेकिन फिर भी आपके पास टाइम था कि आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी सही दिए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल इसका आंसर डी है, इसी को ही अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, मेरे स्टाइल है कि करंट अफेयर पढ़ने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा, आपको करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। नेम द एडवाइजरी बॉडी दैट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फ्रेमिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड पॉलिसीज। यानी कि कौन सी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन पॉलिसीज जब वो बनाती है उसमें वो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बताइए, 20 सेकंड का टाइम है, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मजा आता है, फिर आगे पढ़ने में हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और पूरा हम वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग वे के अंदर देख पाते हैं। बताइए क्या होगा, कौन सी ऐसी बॉडी है जो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रिलेटेड पॉलिसीज के लिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, सब चीज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सी इसका आंसर था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, आज हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इस पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था और रिसेंटली न्यूज ये आई है कि आसाम गवर्नमेंट ने इसको एक नेशनल पार्क बनाने का दर्जा दे दिया है, इसको अपग्रेड कर दिया है। तो हुआ ये था दोस्तों, कुछ टाइम पहले जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है कि आपको पॉलिसीज कैसे बनानी है, क्या क्या आपको लगता है पॉलिसीज बनाने के लिए, वो एक एडवाइजरी बॉडी है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्या किया था, इस देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर माइनिंग करने के लिए अनुमति दे दी थी, यानी कि उसको कंडीशनल क्लियरेंस मिल गया था। कंडीशनल क्लियरेंस मतलब यह है कि आपको अलाउ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ इफ एंड बट्स देखने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि अब यहाँ पर आप कोल इंडिया को अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ की जो नॉर्मल
एनवायरमेंटल आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। आप कंडीशनल लगा दीजिए या उसको अनकंडीशनल कर दीजिए, फिर भी यहाँ पे इंपैक्ट होगी। ये जो पूरा एरिया है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक अपने आप में एक एलिफेंट रिजर्व भी है। यहाँ पर काफी सारे एलिफेंट की स्पीशीज पाई जाती है, वो उनका एक नेचुरल कॉरिडोर बनता है, यानी कि उनका मूवमेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे 47 अलग स्पीशीज पाई जाती हैं मैमल्स की भी। तो ये एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया था। जब इसको क्लियरेंस मिली कोल इंडिया को यहाँ पर माइनिंग करने के लिए, तो यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड भी करने लग गया। काफी सारे लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया, देखो इस तरह से पोस्टर्स बने थे, कोल स्टॉप कोल माइनिंग एंड सेव देहिंग पटकाई, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बने थे। और मेनली ये कहा जा रहा था कि अगर यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होगी तो जो एलिफेंट है जिनका नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट करेंगे। उनका एक नेचुरल कॉरिडोर है, आसपास अगर माइनिंग एक्टिविटी होगी तो एलिफेंट की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, डेथ हो सकती है। आप इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और इसके चलते यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट ने इसको फिर एक नेशनल पार्क बनाने का दर्जा दे दिया। यानी कि जब ये नेशनल पार्क बन गया तो यहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं हो सकती, किसी भी तरह की इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है। इसी को हम देखने वाले हैं क्या फर्क होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपग्रेड कर दिया गया है नेशनल पार्क के अंदर, तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है। तो चूंकि अब ये एक नेशनल पार्क बन गया है, 105th नेशनल पार्क बन गया है, तो उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आ सकते हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आपको बता पड़ गया कि क्या कहानी थी। कहानी बेसिकली ये थी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्लियरेंस दे दी थी। क्लियरेंस देने के बाद लोकल लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद सरकार में दबाव में आके इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बना दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो क्योंकि अब ये नेशनल पार्क बन गया है तो इसकी हम देख लेते हैं ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन पहले हम देखते हैं। देखो ये हमारा मैप है नॉर्थ ईस्ट का, आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये हमारा असम है। असम के इस एरिया के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अब इसका नाम देहिंग पटकाई क्यों बना है दोस्तों? देहिंग पटकाई इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये आप देख सकते हैं, ये आसाम से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हो रही है। तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसकी जो आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, ये देखो ये वाली लेफ्ट बैंक है, यही है जो देहिंग रिवर है। देहिंग रिवर जो है एक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसीलिए यहां पर इसका देहिंग पटकाई पड़ा है। अब पटकाई क्यों पड़ा आप देखेंगे, पटकाई क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे पटकाई बूम जो है यहाँ पर हिल्स भी देखी जाती हैं। इसको मैं जूम इन करता हूं, यहाँ पर यही वो इलाका है आप देखेंगे आसाम का। तो यहाँ पर आप पटकाई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हिमालयाज की ही एक्सटेंशन है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर है। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देहिंग तो यहाँ से रिवर फ्लो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर पटकाई हिल्स भी है। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इसीलिए देहिंग पटकाई पड़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देहिंग पटकाई नाम जो है वो क्यों पड़ा है, क्यों सिग्निफिकेंस है, तो आपको ध्यान रखना है देहिंग रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है और यहाँ पर जो है इसके फुटहिल्स में पटकाई बूम जो है वो हिल्स पाई जाती है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रेलवे के अंदर आ सकते हैं, एसएससी के अंदर आ सकते हैं, यूपीएससी के अंदर आ सकते हैं, या इवन हमारे यूजीसी नेट पेपर वन के अंदर भी आ सकते हैं। तो देहिंग पटकाई जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था 2004 के अंदर। आप देखेंगे 2004 के अंदर इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिल गया था। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर ही आती है। ठीक है, और इसको देहिंग पटकाई का एलिफेंट रिजर्व का दर्जा इसको 2003 के अंदर मिला था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज एलिफेंट रिजर्व इन 2003। ठीक है, और हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उन्होंने एक मिशन चलाया था, जिसके अंदर पूरे इंडिया में जितने भी एलिफेंट हैं उनकी स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लैगशिप कैंपेन चलाया था, जस्ट एज प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 के अंदर ये लॉन्च हुआ था और 2003 के अंदर देहिंग पटकाई को एक एलिफेंट रिजर्व बना दिया गया था। उसके बाद 2004 के अंदर इसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दिया गया। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, 2004, और कौन से ईयर के अंदर ये एक एलिफेंट रिजर्व बना था, वो है 2003। उसके अलावा बात करें कहां पर ये पाए जाते हैं, तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आसाम के अंदर आती है, प्रिसाइजली अपर आसाम के अंदर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर आसाम है। ये अपर आसाम के अंदर बेसिकली डिब्रूगढ़ और तिनसुई का डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेसिकली इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट और अमेज़न ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख सकते हैं जो उनका जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जो फॉरेस्ट कवर है वो इतना ज्यादा डेंस है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट या अमेज़न ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देहिंग पटकाई को क्या कहा जाता है, अमेज़न ऑफ ईस्ट जो हमने कर लिया है, इसके अलावा जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कहाँ मौजूद है ये? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आसाम के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि मैंने बता ही दिया यहाँ पर देहिंग रिवर फ्लो कर रही है। देहिंग रिवर
जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा पटकाई हिल्स भी यहाँ पे पाई जाती है जो उसकी फुटहिल्स पर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी, जो डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी है आसाम के अंदर, वो यहीं पे मौजूद है, इसके जस्ट पास में ही है। ये एक फैक्ट है क्योंकि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही डिगबॉय ऑयल फील्ड है। इसके अलावा जब देहिंग पटकाई को नेशनल पार्क का दर्जा फुल्ली मिल जाएगा, अभी तो एक अनाउंसमेंट हुआ है, जब ये फुल्ली बन जाएगा तो ये आसाम का 6th नेशनल पार्क हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आसाम का देहिंग पटकाई कौन सा नेशनल पार्क है, 6 नंबर का है। इसके अलावा यहाँ पे 5 और नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं, जैसे काजीरंगा, नामेरी, मानस, दिब्रू साइकोवा और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वो आसाम के अंदर है। यहाँ पे आप इसका मैप देखेंगे, देखो मानस जो है वो इस जगह भूटान बॉर्डर पे है, उसके बाद ओरांग, राजीव गांधी ओरांग यहाँ पर है। इसके अलावा काजीरंगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। उसके अलावा दिब्रू साइकोवा यहाँ पर है, और ये वाला जो है यहाँ पर देहिंग पटकाई जो है वो ये एक नेशनल पार्क बन जाएगा। ये डिब्रूगढ़ है, ये तिनसुकिया है, आप देख सकते हैं सुकिया है जिसको मैंने कहा था। इसके अलावा ये डिगबॉय ऑयल फील्ड यहाँ पर है। ये जो पूरा एरिया है ये कवर करता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये एक बहुत जल्दी एक नेशनल पार्क बनने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कि भाई कब ये एलिफेंट रिजर्व बना था, जो मैंने आपको बता ही दिया, ये 2003 के अंदर बना था। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अलावा बात की जाए फौना के बारे में, तो ये ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया जहां पर आप 7 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स देख सकते हैं। वाइल्ड कैट्स किसको कहा जाता है? टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, पैंथर हो गया, ये सब वाइल्ड कैट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर 7 अलग अलग स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स पाई जाती है, जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, इसके बाद गोल्डन कैट, जंगल कैट और मार्बल्ड कैट। यहाँ पर 7 अलग अलग स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट पाई जाती है। तो ये कुछ हमने इसके फैक्ट देख लिए हैं। इसको डिक्लेयर किया था 2004 के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है आसाम के अंदर, अपर आसाम में, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको अमेजन ऑफ ईस्ट और जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और यहाँ पर डिगबॉय ऑयल फील्ड भी मौजूद है। इसके अलावा ये बन जाएगा 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम। इसके अलावा जो 5 अदर हैं आप देख सकते हैं, काजीरंगा, नामेरी, मानस, दिब्रू साइकोवा, राजीव गांधी ओरांग और नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब हमने देख लिया मैप के अंदर। मैंने आपको लोकेशन बता दी है, ये डिब्रूगढ़ है, ये तिनसुकिया है और ये डिगबॉय ऑयल रिजर्व है। ऑलराइट, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है शुभेंद्रनाथ ज्योग्राफी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भाई कौन सी ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देती है, एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है कि जब भी वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज बना रहे हैं या फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो फिर वो एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। तो ये आंसर था इसका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है दोस्तों जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से निकल के आती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनी है। यानी कि पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, और इस एक्ट के अंदर एक इसका सेक्शन था कि हम लोग एक बॉडी बनाएंगे, एडवाइजरी बॉडी, उसका नाम होगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो 2003 के अंदर बनी थी। इसका रोल क्या है? एडवाइजरी नेचर है इसका। ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी मेजर्स के अंदर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन कंट्री। इससे काफी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फिर क्या करती है। जब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये वाला काम कर रही है तो फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या कर रही है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2002 जो बनी थी उसका काम बेसिकली ये है कि पूरे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना, उसका रेगुलेशन करना, और बायोडाइवर्सिटी से निकलने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका इक्वल शेयरिंग करना, उसका ये काम है। लेकिन इसका जो काम है वो आप देख सकते हैं, पॉलिसी मेजर्स करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड करना, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडेंस देती है। इसके अलावा इसके पास पावर होती है कि भाई कौन से वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स जो है वो देख सकती है। इसके अलावा इसके पास पावर होती है कि भाई कौन से एरिया को अप्रूव किया जाएगा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा कोई भी एरिया का, नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कम करना है या एक्सक्यूज मी, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कम करना है या बढ़ाना है, ठीक है, उससे पहले उसको एरिया अगर बढ़ाना है या कम करना है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज कैन बी डन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर आप ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं तो किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? तो आंसर है इसका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसका अगर कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को प्रिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये इसके एक्स ऑफिसर चीफ होते हैं। एक्स ऑफिसर मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका एक्स ऑफिसर चीफ बन जाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसको चेयर करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 47 मेंबर्स होते हैं, 19 जो होते हैं वो एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, 3 लिए जाते हैं पार्लियामेंट से, जिसमें से 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। इसके अलावा 5 एनजीओ से लिए जाते हैं और 10 ऐसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट लिए जाते हैं। तो टोटल मेंबरशिप इसकी 47 होती है। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भाई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कौन चेयर करता है, इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन जो होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठा हुआ है वो उसका चेयरमैन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखती है। ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं
हैं 2003 के अंदर ये बना है, ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये रिव्यू करती है सारे वाइल्ड लाइफ मैटर्स पे, और किस एरिया को वाइल्ड लाइफ बनाया जाएगा, वाइल्ड लाइफ एरिया बनाया जाएगा, नेशनल पार्क बनाया जाएगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा, किसका एरिया कम ज़्यादा किया जाएगा, पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इसका कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं, 47 मेंबर्स हैं, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑल राइट, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका भी 20 सेकंड आपको मिलेगा। क्वेश्चन वापस आपके पास आ गया है, आपको बताना है कि इंडिया के अंदर किसी भी एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करता है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए किसके पास ये पावर है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाए, बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा बी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यस, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है दोस्तों, उन्हीं के पास ये पावर होती है कि भाई अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे स्टेट के अंदर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर एडुकेट वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट कवर है और बहुत ज्यादा स्पीशीज है, तो वो उस एरिया को डिक्लेयर कर सकता है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका पूरा पावर जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर होता है। फिर इसके अंदर अगर आप ऑल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो फिर एक बॉडी बना रखी है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो इससे रिलेटेड सारे मैटर्स देखती है। लेकिन डिक्लेरेशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट एक गजट निकालती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई आज के बाद फलाना एरिया के अंदर जो इतने गांव आते हैं वो आज के बाद नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आते हैं। तो 20 का सही आंसर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोटे मोटे सेम होते हैं। एरिया की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क थोड़ा सा बड़ा होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा कम होता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस इसके अंदर ये है दोस्तों कि नेशनल पार्क जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ये एक स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज को हम इन्वॉल्व कर देते हैं, थोड़ा बहुत हम रियायत दे देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं। नेशनल पार्क जो है वो एक्सक्लूसिवली बना दिया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ये एक हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जो आम जनता के लिए नहीं खुलता है, ठीक है। यहां पे अगर आप विजिट भी करना चाहते हैं तो यहां पे आपको ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ती है। किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर इन्वॉल्व नहीं होती है, प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि कोई भी माइनिंग हो गई या कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई वो यहां पे अलाउ ही नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो क्लियरली डिमार्केटेड होती है, बिल्कुल क्लियरली डिमार्केटेड इसकी फेंसिंग होती है, जिसकी वजह से कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता विदाउट परमिशन, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है वो IUCN के अंदर कैटेगरी सेकंड के अंदर आते हैं। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 के अंदर एक वर्ल्ड कम्युनिटी बनी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसके प्रोटेक्टेड एरियाज के कुछ कैटेगरीज हैं जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। तो इसके अंदर जो कैटेगरी सेकंड है वहां पर नेशनल पार्क आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेशनल पार्क जो है वो IUCN के कैटेगरीज के अंदर कौन से कैटेगरी में आते हैं? तो ये कैटेगरी सेकंड के अंदर आते हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क जो है बेसिकली एक अपग्रेडेड फॉर्म होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, यानी कि अगर आपके स्टेट में अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और आपको लगता है कि वहां की जो स्पीशीज है उनकी तादाद कम हो रही है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं एज अ नेशनल पार्क, जैसा इसमें हुआ है देहिंग पटकाई के साथ हुआ है। देहिंग पटकाई जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 2004 के अंदर, फिर इसको अपग्रेड कर दिया गया है 2020 के अंदर एज अ नेशनल पार्क। ये बात को ध्यान रखती है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका एरिया थोड़ा छोटा होता है, यहां पर भी कंजर्वेशन होता है, लेकिन यहां पर कुछ हद तक जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम होती है, लेसर रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एंटर करने के लिए या अंदर जाने के लिए, स्टडी करने के लिए कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। यहां पर कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर मान लीजिए काफी सारे गांव आ रहे हैं, गांव के एरिया आ रहे हैं, तो गांव के एरिया को फिर गांव वाले जो है उनको अलाउ कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, आप यहां से लकड़ी ले सकते हैं, फ्यूल वुड ले सकते हैं, आप यहां पे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो कुछ हद तक यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ कर दी जाती है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। जिस तरह से नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती है वो क्लियरली डिमार्केटेड होती है, वाइल्ड लाइफ की जो बाउंड्रीज होती है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होती। और जिस तरह से आप देखेंगे नेशनल पार्क जो है वो IUCN के कैटेगरी सेकंड में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो IUCN के कैटेगरी 4 के अंदर आता है, ठीक है। और किसी भी नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, यानी कि आज मैं मान लूं, आज जैसे मैंने देहिंग पटकाई को एक नेशनल पार्क बना दिया, तो आने वाली सरकार जो आती है वो उसको वापस से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकती। यानी कि एक बार कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन गई तो उसके बाद उसको वापस से डाउनग्रेड नहीं किया जाता है, लेकिन किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके आप नेशनल पार्क बना सकते हैं। तो मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि नेशनल पार्क जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो थोड़ा सा एरिया जो होता है उसको कंपैरेटिवली छोटा होता है, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड होती है और ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखती है।
ऑलराइट, तो IUCN कैटेगरी की मैंने आपको बात की थी। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने अपने प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कुछ कैटेगरीज बना रखी है। तो कैटेगरी सेकंड में आप देखेंगे नेशनल पार्क आता है, और कैटेगरी 4 के अंदर ये हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया आता है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज है, जैसे कैटेगरी 1A है, इसमें स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व आता है। कैटेगरी 1 के B के अंदर आता है वाइल्डनेस एरिया आता है। कैटेगरी 3 के अंदर आता है नेचुरल मॉन्यूमेंट। कैटेगरी 5 के अंदर आता है नेचुरल प्रोटेक्टेड लैंडस्केप या सीस्केप, और कैटेगरी 6 के अंदर आता है मैनेज रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरिया। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, कैटेगरी 2 के अंदर नेशनल पार्क आते हैं, और कैटेगरी 4 के अंदर आपके आते हैं हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि 2019 के अंदर हमारे भारत में कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये एक ऑफिशियल डेटा है 2019 का, आप देख सकते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि भाई इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, तो वो 103 बताएगा, लेकिन वो गलत है। 2019 के अंदर बेसिकली हमारे पास टोटल नेशनल पार्क जो है वो 104 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों वो 551 है। कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 88 है, और कम्युनिटी रिजर्व जो है वो 128 है। यानी कि टोटल प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो हमारे पास 870 है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भाई जो 104th है, जो बिल्कुल रीसेंट है, आप उसको बोलेंगे रीसेंट, तो बिल्कुल लेटेस्ट तो ये वाला हो जाएगा आपका जो देहिंग पटकाई है, जो बन जाएगा। लेकिन जो 104th है वो बिल्कुल रीसेंट बना था 2008 के अंदर। आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कोनू नेशनल पार्क। कोनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 1981 के इसको अंदर बना दिया गया था, लेकिन 2018 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018-19 के अंदर इसको अपग्रेड कर दिया गया और इसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडिया का 104th नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो कोनू नेशनल पार्क है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। और जो 105th है वो है हमारा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो बेसिकली अभी आसाम गवर्नमेंट ने इसको नोट दे दिया गया। आप देख सकते हैं आसाम गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो वही जो मैंने आपको कहा था कि भाई आसाम गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि भाई किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक नेशनल पार्क बना दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के पास पावर होती है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे क्या आ सकते हैं, नंबर से आ सकते हैं कि टोटल नेशनल पार्क 104 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 551 है। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल प्रोटेक्टेड एरिया से क्वेश्चन यहां से आपके परसेंटेज से भी आ सकता है कि भाई नेशनल पार्क जो है पूरे कंट्री का कितना एरिया कवर करता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पेपर 1 से आ सकता है, या आपके करंट अफेयर से आ सकता है, या इवन आपके ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट से भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल पार्क 1.23% एरिया कवर करते हैं पूरे कंट्री का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नंबर ज्यादा है तो वो कवर करते हैं 3.26। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 0.13 करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर दे रखा है, ये सारे डेटा आप देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 104 हो गए, और 105th हो जाएगा हमारा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ऑलराइट, ये हमारा 18th है, 104th है। ये 1981 के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, कैटेगरी 2 के अंदर आता है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सारी बातें कर ली है, नेशनल पार्क के बारे में बात कर ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर ली, हमने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका क्या मुद्दा था वो हमने देख लिया, कैसे इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, कौन सी बॉडी है इंडिया के अंदर जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो एडवाइजरी बॉडी का काम करती है, वो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीजें हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो ये बेसिकली हमने आईसीटी का क्वेश्चन दिया था, और आपको बताना था कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होते वक्त जैसे वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो कौन सी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो काम करती है जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है बूटिंग। और बूटिंग जब होती है तो कंप्यूटर के अंदर एक रोम फिट कर दी जाती है, जिसके अंदर एक फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपने पावर बटन दबाया तो रोम एक्टिवेट हो जाती है, और इसके अंदर वो सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर पूरा स्टार्ट होता है, विंडोज एक्टिवेट होती है, सारे प्रोग्राम्स आपके लोड हो जाते हैं। तो रोम जो है इसका सही आंसर है। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो एक टेम्पररी मेमोरी है जो एक असिस्टेंट का काम करती है। जो भी आपने कमांड डाली है वो पहले रैम के पास जाती है, रैम उसको इकट्ठा करके सीपीयू को देता है, फिर सीपीयू उसका आउटपुट निकाल के आपको रिजल्ट देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैश मेमोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो इसका पूरा बनेगा, जिसके अंदर हम रैम, रोम और कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर था रोम, सी इसका 3 इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया के अंदर हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर, तो नन ऑफ दीस भी है इसके अंदर, 25, 35, 47, नन ऑफ दीस। आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, और अगर आपको सही आंसर पता है वो भी आप बताएंगे, जो भी आपका आंसर है इसको कमेंट करेंगे। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। ठीक है, ये इसके चैनल डीपी है टेलीग्राम में, जैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी के एस्पिरेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। यहाँ पे आपको डेली टास्क मिलते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, और आपकी विजुअल मेमोरी को बूस्ट करते हुए हम लोग रोज रिडल करते हैं, और आपकी जो है विजुअल मेमोरी बूस्ट होती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वाला चैनल ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी के दोनों के मिलेंगे आपको पीडीएफ। ठीक है, अगर आप हमारे ऑनलाइन यूजीसी नेट कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, टेलर मेड कोर्स है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं।
ठीक है। और इसमें जुड़ने के लिए आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल फॉर्म, इसको आप फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फर्स्ट लेवल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोर्स फी जो है बहुत नॉमिनल है, सारी हम यूनिट कवर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 3 से 4 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के लिंक्स को आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कीजिए प्लीज, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहां पे आप पोस्ट करना चाहते हैं सब जगह आप पोस्ट कर सकते हैं, सब जगह पोस्ट कीजिए ताकि हमारी एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।